So hello students, how are you doing? I hope you are doing great and you are safe at your homes and you are taking proper precautions with this pandemic disease and you are studying properly, right? So चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 7 अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन। तो देखो इस मार्जिनलाइजेशन टर्म को समझने के लिए हम एक सिंपल सा एक क्लास को इमेजिन करते हैं, एक फिक्शनल क्लास बनाते हैं। भाई देयर इज़ अ क्लास जहाँ पे सारे बच्चों को ईदर दे नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश और दे नो हाउ टू स्पीक हिंदी। तो इस क्लास में अगर एक नया एडमिशन आ जाता है जिसको हिंदी भी नहीं आती है, इंग्लिश भी नहीं आती है, बट उसे आती है पंजाबी, ठीक है, तो और बाकी लोगों को उसकी पंजाबी लैंग्वेज समझ में नहीं आती है, ठीक है, और उसे ना हिंदी आती है ना इंग्लिश आती है, तो क्या होगा, उस बच्चे के साथ जो है थोड़ा सा भेदभाव होने लगेगा, यानी कि उसे थोड़ा दूर किया जाएगा। ठीक है, ऐसा ही तो होता है, एक इट्स अ रूल ऑफ द सोसाइटी, वो ऐसा ही होता ही ऐसा है, ठीक है। तो यानी कि उससे सब लोग दूर रहेंगे, क्यों? क्योंकि उसे कुछ आता ही नहीं है, उनको लगेगा कि ये हमसे तो अलग है, ठीक है, हमसे अलग है। दिस वर्ड, दिस सेंटेंस क्लेरिफाई दैट उसके साथ क्या हो रहा है, मार्जिन किया जा रहा है उसे, यानी कि दूर रखा जा रहा है। उसके साथ क्या हो रहा है, मार्जिनलाइजेशन हो रहा है, यानी कि ठीक है, यानी कि उसको जो है खुद से अलग किया जा रहा है, अलग समझा जा रहा है, ठीक है। तो इसी टर्म को हम पढ़ेंगे, बट नॉट इन द टर्म्स ऑफ क्लासरूम, बट इन द सोसाइटी। सोसाइटी में भी ऐसा कुछ लोगों के साथ, कुछ ट्राइब्स के साथ ऐसा होता है कि उन्हें खुद से, यानी कि सोसाइटी के मेन फ्रेम से थोड़ा दूर रखा जाता है। दिस टर्म इज कॉल्ड व्हाट, सॉरी, दिस डेफिनेशन इज कॉल्ड व्हाट, मार्जिनलाइजेशन। तो इसी को मार्जिनलाइजेशन कहेंगे और इस पूरे चैप्टर में हम मार्जिनलाइजेशन को समझेंगे, ठीक है। किस किस बेसिस पे ये मार्जिनलाइजेशन होता है हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। चलो देखो ये किस बेस पे हो सकता है। जैसे अभी हमने एक एग्जांपल लिया क्लासरूम का, तो वहाँ पे एक लैंग्वेज इशू था, तो लैंग्वेज के बेसिस पे मार्जिनलाइजेशन हो सकता है। सिंपल सी बात है भाई, इकोनॉमिक एंड सोशली स्टेटस के बेसिस पे हो सकता है। एक अमीरों की पार्टी चल रही है समझ लो, यानी कि वहाँ पे सब इमिनेंट पर्सनैलिटीज़ हैं, ठीक है, तो उसमें अचानक से कोई पुअर आ जाता है, तो उसका मतलब क्या हुआ भाई, उसके साथ थोड़ा सा एक मार्जिन सा बिहेव किया जाएगा, ठीक है। तो यानी कि उसको थोड़ा दूर रखा जाएगा। जैसे एग्जाम टेस्ट कॉपीज में हम क्या करते हैं, एक मार्जिन लाइन ड्रॉ करते हैं और उस मार्जिन लाइन के राइट साइड पे हम क्या लिखते हैं, मेन वर्क किया जाता है और उसके लेफ्ट साइड को छोड़ दिया जाता है। तो यानी कि क्या है, वहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, एक मार्जिनलाइजेशन कर रहे हैं। लेकिन मेन फ्रेम से किसी चीज़ को छोड़ के किसी चीज़ को छोड़ देना इज कॉल्ड व्हाट, मार्जिनलाइजेशन। तो इसी को पूरे पूरे चैप्टर में हम इसी को समझने वाले हैं, इसकी डेफिनेशन। तो देखो इस मार्जिनलाइजेशन टर्म को समझने के लिए एक स्टोरी दी हुई है बुक में, चलो उसे समझते हैं, ठीक है। आदिवासीज एंड मार्जिनलाइजेशन। तो हो क्या रहा है, एन आदिवासी फैमिली इन दिल्ली, सोमा एंड हेलन आर वॉचिंग द रिपब्लिक डे परेड ऑन टीवी विद देयर ग्रैंडफादर। तो ग्रैंडफादर के साथ सोमा और हेलन जो है दिल्ली की एक परेड देख रहे हैं जिसमें एक ट्राइबल फैमिली को रिप्रेजेंट किया जा रहा है और वो ट्राइबल फैमिली डांस कर रही है। तो एक के मन में आता है, दादू वाई डू दे ऑलवेज शो एट द आदिवासीज एज ओनली डांसिंग। तो पूछती है भाई कि ऐसा क्यों होता है कि अक्सर आदिवासीज को डांस करते हुए दिखाया जाता है। तो दादाजी कहते हैं भाई इनको ज़्यादा नॉलेज नहीं है हमारे बारे में, हम लोग जो थे काफ़ी रिच थे अपने टाइम पे, ठीक है। तो यस, डोंट दे नो एनीथिंग एल्स अबाउट अस, तो क्या उन्हें और कुछ नहीं मालूम है। तो दादाजी बताते हैं भाई हमारे टाइम पे तो व्हेन आई वाज यंग अवर विलेज इन उड़ीसा वाज ब्यूटीफुल। हमारा जो उड़ीसा विलेज है वो काफ़ी ब्यूटीफुल था और वो पूरे फॉरेस्ट को, पूरे नेचर को खुद का सपोज करते थे। लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे सडनली वी वर टोल्ड दैट द फॉरेस्ट वॉज नॉट आर्स। तो उन्हें बोला गया कि भाई फॉरेस्ट तुम्हारा नहीं है, यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर लगेगा। तो यानी कि जैसे एक एग्जाम्पल है, हमने ज्योग्राफी में भी पढ़ा हुआ है इस एग्जाम्पल को, कि भाई एक टाइम था जब कई ट्राइब्स जो है एक झूम कल्टीवेशन किया करते थे वहाँ पे, जिसको हम स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन भी कहते हैं। तो वहाँ पे क्या करते थे, सारे पेड़ों को, सारे ट्रीज एंड प्लांट्स को कट करके वहाँ पे गिराया जाता था, उसे आग लगाया जाता था और जो वो उसके थ्रू जो है कटने के बाद, जितना आग लगाने के बाद जो है वहाँ पे जो है खेती की जाती थी, ठीक है। तो उसके कुछ टाइम के बाद फिर वो लैंड छोड़ के वो दूसरी जगह जाते थे। वो ऐसा क्यों करते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि सारा लैंड हमारा ही है, ठीक है, हम अपने अकॉर्डिंग करेंगे जो भी करेंगे। लेकिन धीरे धीरे क्या आने लगे, लैंड एंड लॉ एंड ऑर्डर्स आने लगे और उन्हें बोला गया कि भाई ऐसा नहीं कर सकते हो,
ठीक है। तो उसके बाद उन्हें मना कर दिया गया, नेचर की चीज़ों को यूज़ करने से मना कर दिया गया। तो उसके बाद लड़की पूछती है देन हाउ डिड यू सर्वाइव, तो आपने सर्वाइव कैसे किया। तो many of us were forced to leave our homes and find seasonal work in nearby towns। तो यानी कई लोगों ने क्या किया भाई, सीजनल वर्क ढूंढना स्टार्ट किया फिर आस पड़ोस में। ठीक है, उसके बाद देन द कंपनी वाला स्कीम, तो उसके बाद क्या है, एक कंपनी वाले आने स्टार्ट हो गए और उन्होंने बोला कि भाई, उन्हें टेम्पटेशन दिया गया एक तरीके से कि भाई आपके लैंड के नीचे जो है आयरन ओर्स मिल रहा है, काफ़ी सारे मिनरल्स हैं, इसलिए आपकी लैंड को हमें क्या करना पड़ेगा, माइनिंग करनी पड़ेगी वहाँ पे। तो और लेकिन उन्हें टेम्पटेशन ये दिया गया कि भाई अगर तुम लैंड दोगे तो हम तुम्हें क्या देंगे भाई, वो साउथ इंडियन मूवीज़ में अक्सर हमने देखा है ऐसा ही कुछ होता है। ठीक है, उसके बाद उन्हें बोला गया कि हम तुम्हें जॉब देंगे, नौकरी देंगे, भाई सरकारी गवर्नमेंट जॉब होगी, पेंशन होगी। तो लेकिन ऐसा हुआ नहीं, लेकिन कई लोगों ने फिर भी लालच में आके मान लिया, लेकिन कई लोग नहीं माने। अब जो नहीं माने उनके साथ क्या किया गया, उनके साथ भाई उन्हें पीटा गया। देन दे बीट एंड थ्रेटेंड, उसके दादाजी बता रहे हैं, देन दे बीट एंड थ्रेटेंड अस टिल इवेंचुअली एवरीवन वाज फोर्स्ड टू सेल एंड अबैंडन द लैंड ऑफ देयर फोरफादर्स। दे हैड द सपोर्ट ऑफ द अथॉरिटीज, अवर होल वे ऑफ लिविंग वैनिश्ड ओवरनाइट। यानी कि एक रातों रात जो है उनका जो लिविंग स्ट्रक्चर था वो पूरा का पूरा बदल दिया गया। ठीक है, यानी कि उनके फोर फादर लैंड्स को उन्हें छोड़ के जाना पड़ा, यानी कि या तो फोर्सफुली या फिर टेम्पटेशन के थ्रू। तो उसके बाद उसके बाद